3। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीन चेकिया। आज मेरे साथ एक नए गेस्ट है फ़ाहद, और आज आप लोगों से फ़ाहद का जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। यहाँ पे चेक रिपब्लिक में फ़ाहद को कितने साल हो गए हैं, स्टडी वीज़ा पे आए थे, और जॉब का कैसा एक्सपीरियंस है और लिविंग का कैसा एक्सपीरियंस है। तो फ़ाहद की ज़ुबानी फ़ाहद से सुनते हैं। फ़ाहद, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो सबसे पहले तो जो है वो हमें अपना और ऑडियंस को जो है वो छोटा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाएं। मेरा नाम फ़हद मकसूद है और मैं पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ मैं राइट नाउ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में स्टडीज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और मैं ऑलमोस्ट 1 साल पहले यहाँ आया था चेक। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। फ़ाद, ये बताएं कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या था, किस बेस पे आपने एडमिशन अप्लाई किया था। ओके, स्टडी बैकग्राउंड बेसिकली मेरा बैचलर्स था। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मैनेजमेंट साइंसेस किया था और मेरा मेजर बेसिकली मार्केटिंग था और माइनर सप्लाई चेन। ओके ओके ओके, परफेक्ट। तो मैनेजमेंट वाले लोग जो है वो आपको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मोटिवेशन क्या थी फ़ाद चेक आने के लिए? मोटिवेशन सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इजी टू एक्सेस है यूरोप में एंट्री, और चेक रिपब्लिक एज और सब बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। और दूसरा ये कि मेरा स्टडी बैकग्राउंड भी बिल्कुल रिलेट कर रहा था। मुझे इंग्लिश टीचिंग कोर्स मिल गया था, तो इस वजह से भी मैंने परस्यू उसको करना चाहा। इंग्लिश टीचिंग कोर्स मतलब कि ये इंग्लिश में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए आपके पास आइट्स था या विदाउट आइट्स? बेसिकली इस हमारे यहाँ CCO में बेसिकली यहाँ सिर्फ चलता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो मेरे पास वो भी था। ऑन सेफ एंड मैंने डुओलिंगो भी कर लिया था। ओके। तो इसलिए फिर मेरे पास दोनों। तो किसी को करने की जरूरत नहीं है अगर उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और वो CZU में अप्लाई यस यस बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा फ़ाद, ये बताएं कि आपकी अभी यूनिवर्सिटी क्या है, फैकल्टी क्या है, और आपका प्रोग्राम क्या है? बेसिकली यूनिवर्सिटी तो चेक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज है, और इसमें फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इसमें, और फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। फ़ाद, ये बताएं कि यहाँ पे पढ़ाई करना आसान है? पढ़ाई CCO में तो बहुत इजी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ आपके क्लासेस स्केड्यूल कुछ ऐसे होते हैं कि आपके 2-3 दिन में क्लासेस खत्म हो जाती हैं, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है कुछ भी काम करने का। वेरी नाइस। तो जॉब के साथ मैनेज हो जाती है इजीली। क्या बात है। अच्छा फ़ाद, ये बताएं कि एडमिशन जब आपका हुआ था तो आपने इधर कोई टेस्ट या इंटरव्यू दिया था इस प्रोग्राम के लिए? यहाँ स्टार्टिंग में मुझे जब मैंने अप्लाई किया था तो लिंक आया था जिसका मेरा कोई 15 से 16 MCQs थे, जिसको वो क्वांटिटेटिव और इकोनॉमिक्स पे डिपेंड बेस कर रहे थे। तो वो मैंने टेस्ट दिया था सिंपल, और उसके बाद मुझे कंफर्मेशन लेटर आया था कि आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है। ज़बरदस्त। अभी रिसेंटली जो है वो मैंने 2 बच्चों का किया था, तो उनका जो है वो उन्होंने टेस्ट तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने उनका एक ग्रुप इंटरव्यू लिया था। ओके। तो कोई भी बच्चा उसमें फेल नहीं हुआ, सबका एडमिशन हो गया। दैट्स ग्रेट। अच्छा बात ये बताएं कि इंटरनल वैल्यूएशन का प्रोसेस कैसा रहा था आपका, क्योंकि इंटरनल वैल्यूएशन के प्रोसेस पे ना बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि टाइम बहुत लग रहा है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप इंटरनल वैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि हमें जो है वो 60 डेज़ का टाइम चाहिए, प्लीज़ हमें जो है वो आपने रिमाइंडर नहीं भेजना। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिमाइंडर्स लोग भेजते हैं, और फिर जो है वो यहाँ के लोग बेसिकली एक माइंड सेटअप बना लेते हैं कि इस कंट्री के लोग जो है वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो मैं भी बच्चों को गाइड करता हूँ कि जो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, स्टडी कोऑर्डिनेटर की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस मिले, प्लीज़ स्ट्रिक्टली जो है वो उनको फॉलो किया करें। आपके केस में इंटरनल वैल्यूएशन में कितना टाइम लगा था और आपने कितना तंग किया था? मेरा तो सिनेरियो ये था कि मेरी लीगलाइजेशन फेब के मिड में कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरा फेब के एंड पे एडमिशन सिक्योर हो गया था। तो मैंने कहा हमें इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भेजें। तो फीस आपको पता है CCU फर्स्ट पहले लेती है। हाँ, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर तो आप फीस सबमिट पहले करवा देते हैं इंटरनल वैल्यूएशन से भी पहले, तो आपकी इंटरनल वैल्यूएशन 12 दिन के अंदर हो जाती है। और ये मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था जो मेरे साथ यहाँ आया था। अच्छा। लेकिन मैंने फीस आप अपनी इंटरनल वैल्यूएशन के 30 दिन पूरे होने के बाद मुझे ईमेल आ गई थी कि आपकी इंटरनल वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो आप फीस सबमिट करवा सकते हैं। इसलिए मेरे 30 डेज लगे थे, अदरवाइज मैक्सिमम 30 डेज, मिनिमम 10 to 12 डेज अगर आपने फीस सबमिट करवाई हुई। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी थी, अकाउंट नया था पुराना था, और कितने पैसे आपने जो है वो बैंक स्टेटमेंट में रखे थे? आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट थी या आपको आपकी फैमिली ने, फादर ने या मदर ने सपोर्ट किया था? बेसिकली मेरा अकाउंट जो था वो सैलरीड अकाउंट था, 2021 से चल रहा था। तो मैंने उसी अकाउंट में वो नॉर्मल सैलरीज आ रही थी बस मेरी। तो मेरा इंटरव्यू था ऑलमोस्ट 13 जुलाई को, तो मैंने 13 जून को उसमें कोई 20 से 22 लाख जो है अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया था। और जब मैं 12 जुलाई को उसकी मैंने स्टेटमेंट पिछले 6 मंथ्स की निकलवा ली थी, और बेशक अकाउंट में पहले पैसे नहीं थे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस मेरा 20 से 22 लाख था, तो मेरा कंप्लीट हो पूरा हो गया था। मैंने अपने पर्सनल केस में मैंने
कोई 20-25 दिन पहले अकाउंट ओपन करवाया था ओके और मैंने जो है वो किसी से पैसे जो है वो बारो किए थे। Okay. ठीक है, मेरी फैमिली भी इवन के मेरे फादर या मदर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मेरे अंकल ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया था और मैंने सिर्फ अपना क्लोजिंग बैलेंस जो है वो पूरा किया था और 20 से 25 दिन की जो है वो मेरी बैंक स्टेटमेंट थी। लेकिन अभी मैं हर किसी को यही रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि आप 6 माह की बैंक बिल्कुल, स्टेटमेंट लेके बिल्कुल, जाएं। बिल्कुल। ठीक है, उसमें कोशिश करें कि जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करें। बिल्कुल। नहीं होता तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो उसको मेक श्योर करें। 6 माह की नहीं होती 3 माह की लेके जाएं। बिल्कुल, account 3 माह validity की होना नहीं जरूरी है। होती तो 1 माह की जरूर लेके जाएं। ठीक है, बिल्कुल। और कोशिश करें, मैं यही रिकमेंड करता हूँ बैंक स्टेटमेंट अपनी लेके जाएं, बिल्कुल, अपने अपने अकाउंट account की। की, आपके बिल्कुल। फादर भी अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें उनसे पैसे लेके अपना अकाउंट ओपन करवाएं और उसमें पैसे बिल्कुल, रखवाएं। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके स्टडी वीज़ा के प्रोसेस में, जिसकी वजह से जो है वो आपका वीज़ा लग भी सकता है और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो बैंक स्टेटमेंट को आपने इम्पोर्टेंटली जो है वो प्रिपेयर करना है। फाहद, लास्ट जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी वीज़ा के प्रोसेस का, स्पेशली चेक का। वीज़ा इंटरव्यू कैसा हुआ था, कितने सवाल पूछे गए थे और आपसे कोई मोटिवेशनल पैराग्राफ लिखवाया गया था? मेरा इंटरव्यू जो था वो 13 जुलाई को था और इंटरव्यू की जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो मेरी रिजीम के थ्रू ही आई थी। अच्छा। तो मुझे रिजीम के लिए तकरीबन 2 से 3 दफ़ा नॉमिनेट किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो थर्ड टाइम मुझे जो है अपॉइंटमेंट मिल गई थी और वो 13 जुलाई की थी और ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरे से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल टाइम जो लगा था वो 45 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली लगा था। 25 मिनट्स ड्यूरिंग क्वेश्चंस और 20 मिनट्स ड्यूरिंग राइटिंग डाटा एंट्री। तो उन्होंने क्वेश्चन मुझे स्टार्ट मेरा वही एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा था और मोटिवेशन टू कम इन चेक रिपब्लिक पूछा था, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई दिस पर्टिकुलर कोर्स और व्हाट्स योर फ्यूचर गोल्स एंड आपकी स्पॉन्सरशिप के बारे में कि आपको कौन स्पॉन्सर करेगा और ड्यूरिंग स्टडीज एग्जैक्टली, और आपके जहाँ पाकिस्तान वापस आने का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है कि आप स्टडीज कंप्लीट करके वापस आएंगे। एग्जैक्टली। और फाइनल उन्होंने मुझसे मोटिवेशन लेटर लिखवाया था कि आप 4 से 5 लाइंस आप लिख सकते हैं कि मोटिवेशन टू चेक रिपब्लिक क्या है, और 2 से 3 क्वेश्चन उन्होंने मुझे हैंड रिटन लिख के दिए थे। एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, उस सबको इक्वेशन पता 2 + 2 / 2 और एक सप्लाई और डिमांड पूछा था और एक 1 रेशियो, एक रेशियो पूछी थी क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिलेटेड। तो वो जनरल क्वेश्चन है, वो सबको एक ही क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ ऐसे ही है। और ये इंटरव्यू के ऊपर मैंने 2 वीडियोस डेडिकेटेड बना के रखी हैं, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चनियर एम्बेसी के पास है और उसके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स जो हैं, आप जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फाद, फिर तो आप यहाँ पे चेक में पहुँच गए। आप कब पहुँचे यहाँ पे चेक? मैं यहाँ पहुँचे थे, हमारी फ्लाइट लैंड हुई थी यहाँ 17 सितंबर 2023। चले ठीक हो गया। उसके बाद आती है आपकी जॉब। अब सवाल पूछूंगा मैं आपकी जॉब से रिलेटेड। आपको पहली जॉब कब मिली? जॉब मुझे मिली थी 8 अक्टूबर 2023 को अमेज़न वेयरहाउस में। क्या? और उसके लिए अप्लाई करने के लिए कोई हमने 10-15 दिन पहले अप्लाई किया था हमने थ्रू उन्हीं के पोर्टल के थ्रू। अच्छा। तो हमें फिर कॉल रिसीव हुई थी उनके रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो कुछ प्रोसेस में लगे थे 8 से 10 दिन, लेकिन 17 सितंबर को लैंड करने के बाद 8 अक्टूबर को वो फुल टाइम पहली जॉब मेरी यहाँ थी अमेज़न वेयरहाउस में। बाद इसके लिए जॉब अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? कोई स्पेशल आपका एक्सपीरियंस तो उससे पहले कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है या कोई स्पेशल सर्टिफिकेशन होती हैं? इसको लेके बच्चों के बहुत सवाल होते हैं। आपने कैसे किया था? वेयर हाउस की जॉब के लिए तो ऐसा कुछ चाहिए नहीं होता। बेसिकली आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो आपके वेयर हाउस की जॉब हो जाती है। बाकी लैंग्वेज बैरियर रहा तो लैंग्वेज बैरियर हमें आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब हमें बहुत आया था, क्योंकि मोस्टली लोग वहाँ चेक के तो चेक बोलते थे, तो हमें चेक समझने में मुश्किल होती थी। तो हमने वो बेसिक वर्ड जो कलर्स थे उनके विच फ्लोर, कौन से फ्लोर पे जाना है, तो वो हमने कुछ वर्ड सीख लिए थे ताकि हमें पता लगे कि वो जो 15 मिनट का उनकी पूरी डिटेल होगी उसमें से मेन वर्ड्स कौन से हैं और कहाँ बेसिकली जाना वो है। पहले मेरे ख्याल से वो टीम लीडर जो है वो आपको डेली का डेली जो का टास्क टास्क होता है वो बताते हैं। एक्सप्लेन बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। मैं भी एक वेयर हाउस में जॉब करता था। अच्छा चले फाद आगे मूव करते हैं। ये बताएं कि प्राग में अभी आप कौन सी जॉब कर रहे हैं? अभी माशाल्लाह मुझे पता है आप कौन सी कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को बताएं कि अभी आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कैसे अप्लाई किया था? सप्लाई चेन मेरा माइनर था मेरी बैचलर्स में, तो मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरी जॉब मैंने अप्लाई किया था। एलिन इंटरनेशनल है यहाँ एक प्राग में ऑफिस है, तो वहाँ लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट के लिए। मेरा एक्सपीरियंस तो लॉजिस्टिक्स में नहीं था, लेकिन सीवी मेरी कुछ ऐसी बनी हुई थी आपने मैनिपुलेट किया हुआ था सीवी को जॉब के हिसाब से। तो जेडी के हिसाब से मैंने सीवी को थोड़ा मैनिपुलेट करके अप्लाई किया, तो विदिन 2 डेज मुझे कॉल आई थी, स्क्रीनिंग कॉल। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 6 से 7
5 दिन के अंदर जो है उन्होंने मुझे ऑफर प्लेस कर दी थी और फिर मैंने आई थिंक 2 अप्रैल को ज्वाइनिंग दी है रिसेंटली। ठीक हो गया। फाद ये बताएं कि यहाँ पे सीवी जो है अब्दुलरहमान के साथ मैंने जो है वो वीडियो बनाई थी आपसे पहले, तो उस पर जो है वो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया कि हमें सीवी फॉर्मेट सेंड करें। तो सीवी जो है वो हर जॉब के लिए उसकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सेट करनी चाहिए या एक ही सीवी चलती है? आप क्या गाइड करेंगे? बेसिकली मेरे हिसाब के मुताबिक जो रिक्रूटर्स कीवर्ड्स ढूंढते हैं अपनी जेडी के हिसाब से, तो अगर वो जेडी के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो अगर पर्टिकुलरली वो आप सीवी में अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड कर लेंगे तो वो आप उनके एटीएस को क्रैक कर सकते हैं। तो आई थिंक सीवी को मैनिपुलेट करना अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छा है। अगर आप दिन में 10 से 12 अप्लाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपके 5 से 6 आपके इंटरव्यू की कॉल आ ही जाती है। और ये आपको लिंक्डइन के साथ आपको थोड़ा सा अपनी दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपको लिंक्डइन से ज़्यादातर रीच आउट हो लोग और फिर आप। मैं इसके बाद आऊँगा अभी कि कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स और साइट्स हैं जिनके थ्रू जॉब्स और चेक में अप्लाई कर सकते हैं हम। अच्छा फाद ये बताएं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब के लिए जो इंटरव्यू होता है वो कितना मुश्किल होता है? इंटरव्यू डिपेंड करता है ये, क्योंकि यहाँ तक ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब लीडरशिप प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। बिहेवियरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी उस जॉब के लिए आपके उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग टिप होनी चाहिए कि आप जो है उनके उन क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकें, सो दैट वो आपके क्वेश्चन से थोड़े मुतमईन हो जाएं और फिर आपसे वो पर्टिकुलर प्रोसीड कर सकें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। चले फाद, आपकी स्टडी से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं लिविंग के ऊपर। ये बताएं कि सबसे पहले जब आए थे आप अपार्टमेंट में रहे थे या हॉस्टल में रहे थे, कहाँ पे रहे थे? अपार्टमेंट तो यहाँ आते ही बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड करना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जेब से आउट हो जाता है। तो हमने यहाँ डॉम्स के लिए ही अप्लाई किया था। और पर्टिकुलरली मेरी सजेशन है सब ऑडियंस से कि यहाँ जो सीजीयू में पर्टिकुलरली बीसीडी डॉम जो है वो चीपेस्ट डॉम है, ठीक है। अगर आपने कॉमन किचन और कॉमन बाथरूम से कोई मसला नहीं है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 5.5 हज़ार आपको मिनिमम मंथली देना पड़ता है। मैं यही सवाल करने लगा था, उसका रेंट कितना है, फैसिलिटीज कितनी है और एक्सपीरियंस, लिविंग एक्सपीरियंस किस तरह रहा? रूममेट के साथ आपका पाकिस्तानी रूममेट था या किसी और नेशनैलिटी का था? रूममेट तो मेरा यहीं से, हमने दोनों ने इकट्ठे अप्लाई किया था, तो हम दोनों दोस्त हैं, तो हम यहीं इकट्ठे ही लैंड हुए थे, तो हमने इकट्ठे ही रूम बुक किया था अपना। हमारा कॉमन किचन कॉमन बाथरूम था, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज थी। आपको किचन और बाथरूम साफ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको हर रोज सुबह नया बिल्कुल न्यू बाथरूम और न्यू किचन मिलता है। फ्लोर शेड है ना आपका? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जो है तकरीबन 5,000 हम महीने का देते थे, 10,000 आपकी सिक्योरिटी है जो यहाँ आप आने से पहले देते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड कर सकते हैं। 9 से 10 महीने में यहाँ रहा हूँ और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, कोई किसी को मसला नहीं होता। कॉमन किचन और कॉमन बाथरूम से भी सब अपने अपने मिल के कुकिंग करते हैं। और मैं भी एक डॉर्मेट्री में रहता रहा हूँ, आपको पता ही है, पेट्रीनी पे जो है, तो वहाँ पे भी फ्लोर शेड ही था सारा कुछ, टॉयलेट भी और किचन में भी। तो वहाँ पे किचन में स्पेशली जो है जब कुकिंग करते थे, कोई अफ्रीकन आ रहा है, कोई जो है वो टर्की से आ रहा है, कोई जो है वो इटली से आ रहा है, कोई जो है वो कहाँ से आ रहा है, कोई बांग्लादेशी है, कोई इंडियन है। तो वहाँ पे असल में जो है वो सही गपशप होती थी। और बाज़ औक़ात जो है वो अफ्रीकन जो है वो बाज़ औक़ात इस तरह की चीज़ें कुक करते हैं कि आपसे बर्दाश्त होना जो है बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसी है, हमें नाक बंद करनी पड़ती है। ये यहाँ पे जो है ये बेसिकली अपने खाने में एक कोई स्पेशल किस्म की सीजनिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेता है, आपको डिफरेंट नेशनैलिटी के लोगों से जो है वो इंटरेक्शन होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कौन कहाँ पे जॉब कर रहा है, कौन किस प्रोग्राम में पढ़ रहा है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अच्छा बात ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ नहीं है लेकिन स्किप हो जाना है। ये बताएं कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके या फुल टाइम जॉब करके लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं और सेविंग हो जाती है? पार्ट टाइम का मुझे इसलिए अंदाजा नहीं, क्योंकि पार्ट टाइम मैंने यहाँ की नहीं है, फर्स्ट डे से फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम अगर आप नाइट शिफ्ट करें तो आपकी स्टडीज इफेक्ट नहीं होती, आपकी नींद इफेक्ट होती है, आपका वे ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है। विद इन 3 मंथ्स मेरा खुद 11 kg जो है वजन लूज हो गया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बाकी जो है एक्सपेंसेस अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं ऑब्वियसली तो आपके खुले डुले एक्सपेंसेस यहाँ मैनेज होते हैं, आपकी फूड, आपका रिहाइश, आपके दूसरे अगर आपने शुगर मेला लगाना है, और बाकी सेविंग भी हो जाती है, आप घर भी भेज सकते हैं, फीस भी इकट्ठी कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब से सब कुछ ईजी है। आपकी फीस कितनी है? फीस यहाँ 42,000 चेक कराउंड है पर एनम, तो वो भी आराम से मैनेज हो जाती है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई इशू। अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं कितनी सैलरी है? पर्सनल क्वेश्चन। सैलरी ये तो अंदाजन यहाँ पे अंदाजन आप एक रेंज बताएं कि यहाँ पे
अगर आपका कपल ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 2 से 3 साल का आपकी फील्ड में, तो यहाँ पे एंट्री लेवल में कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई बच्चा जो है वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तकरीबन ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो वो 35 टू 50 के दरमियान जो है, ये ब्रैकेट रेंज रखें अपनी, 35 टू 50 के दरमियान आपको इजीली जॉब मिल जाती है। और ये एक्सपेंस जो है जो अगर बैचलर्स लाइफ गुजार रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ आपको टैक्सेस को भी मैनेज करना पड़ता है, तो वो ग्रॉस और नेट का फ़र्क ज़रा समझ के आइएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ तकरीबन 19% से लेकर 26% टैक्स आपका ग्रॉस में से लेकिन कटता है। स्टूडेंट को थोड़ी जो है वो उसमें डिस्काउंट होता है, वो कम करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और फास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी सैलरी के अलावा जो नेट आपके अकाउंट में मिलती है, उसके अलावा क्या फैसिलिटीज, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, वो जरा बेसिकली यहाँ जो है आपको फूड वाउचर्स मिलते हैं, डिपेंड करता है 130 टू 180 और 200 क्राउन्स के दरमियान पर डे के हिसाब से आपको वाउचर्स मिलते हैं। और दूसरा मल्टी स्पोर्ट कार्ड, अगर आपने एंटरटेनमेंट वगैरह करनी है या कुछ मतलब कोई भी काफ़ी चीज़ें जगह जहाँ जा सकते हैं आप एंटरटेनमेंट के लिए, वहाँ आपको मल्टी स्पोर्ट कार्ड मिलता है। और तीसरा ये कि आपको ऑब्वियसली आपकी इंश्योरेंस पेड होती है, तो आपको इंश्योरेंस नहीं पे करनी पड़ती। और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर कंपनी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं तो उस पर कंसेशंस वगैरह होती हैं, और आप काफ़ी एक्सपोजर भी होता है, तो वो आपको सबसे बढ़कर है। तो आई थिंक ये और काफ़ी इसके अलावा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर बाउंड है आपको 1 साल के अंदर 1 महीने की पेड लीव देने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल वो ऐसे उसकी ही है। आपको वो तो सैलरी ऐसे मिलेगी, ही है। और वो बेहतर चांस होता है पाकिस्तान जाने का। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अच्छा फाद, ये बताएं कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम बर्ड्स आई व्यू से देखें ना, तो चेक जो कहते हैं कि लोग बहुत गरीब मुल्क है यूरोप का, और बहुत ज्यादा वे ऑफ स्टैंडर्ड बहुत लो है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। चेक को ना लोग जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान, एशिया का पाकिस्तान गरीब है, तो कहते हैं कि यूरोप का चेक गरीब है। एग्जैक्टली अगर आप बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो पाकिस्तान में भी सारे भूखे मर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मिलियनर बिलियनर भी मिलेंगे, और आपको पॉवर्टी लाइन से डाउन भी लोग मिलेंगे। तो यहाँ वे ऑफ स्टैंडर्ड जो है, मैं इमेजिन मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ के लोग अगर कलमा पढ़ लेना तो वो पक्के मुसलमान है, क्योंकि यहाँ सफाई का जितना ख्याल रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स का जितना ख्याल रखा जाता है। आपको ट्रांसपोर्ट में बड़ी फैसिलिटीज है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह अवेलेबल है, प्राग में पर्टिकुलरली। तो आपको अपनी गाड़ी लेने का भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जरा जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ईजी है। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका बहुत बहुत बेहतर है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा बेहतर बहुत बेहतर है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, लड़कियां सेफ है यहाँ पे? जैसा कि पाकिस्तान से मुझे अक्सर लड़कियों के सवाल आते हैं कि वहाँ पे लड़कियां जॉब करने के लिए या लिविंग के लिए, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानना चाहता हूँ कि आप इस पे क्या कहते हैं? यहाँ बेसिकली अगर रात को 3 बजे भी लड़की कोई आ रही है तो उसको कोई मतलब बुली भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो जो 158 है ना यहाँ पुलिस की हेल्पलाइन, वो सिर्फ 158 दूर है, और पुलिस फौरन आके ठक करके आपको जो है ना ऊपर आके आ जाती है। तो यहाँ लड़कियाँ पूरी रात बाहर रहते हैं, कोई उनको इशू नहीं होता, उनके घर वाले मुतमिन होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर 8-9 बजे के बाद अगर सूरज डूब जाए, पता नहीं हमारे लोग कहते हैं कि मगरिब की अज़ान हो गई, लड़की घर नहीं है, तो यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ लड़कियाँ भी अगर आना चाहती हैं तो रिलैक्स होकर हैं, कोई इशू नहीं है, और जॉब में भी कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग रेसिस्ट हैं, वो जो 40+ है, 50+ है, लेकिन हम जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो समझ नहीं पाते। एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट सेक्टर में आप विद इन 50 नेशनलिटीज भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी को लेके, जॉब को लेके, ठीक है, और यहाँ पे लिविंग का ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसके बाद हम इसको कंपेयर भी करेंगे कि आपका किसी और यूरोपियन कंट्री में जो है वो जाने हुआ या नहीं, इसमें बाद में बात करेंगे। ओवरऑल आप इसको किस तरह कंक्लूड करेंगे? बेसिकली यहाँ आने के बाद हमें यही लगा था कि मेरा पहला साल जो है वो स्ट्रगल्स में जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि स्टार्टिंग से ही फुल टाइम जॉब की है। और अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आपको स्टडीज़ में ज़्यादा मसला नहीं होता। आपने अपने मर्जी से टाइम टेबल शेड्यूल करना होता है, 1 से 2 दिन क्लासेस लेनी होती हैं, और उसके बाद आप 5 डेज इन अ वीक फ्री हैं, आप जो मर्जी करें। अगर आप अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, अपने खाने को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको जॉब और स्टडी में वर्क लाइफ बैलेंस करने की। और बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, सबसे बहुत अच्छा जा रहा है। और सेविंग भी आपकी अच्छी हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि 2-2.5 लाख बचता है, या 2-2.5 लाख से बात नहीं है, बात वो है कि आप यहाँ भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आपके घर वाले भी एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। आपने एक्सपेक्ट क्या किया था और यहाँ पहुँचने के बाद रियलिटी क्या थी? यहाँ मैंने एक्सपेक्ट तो कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद बहुत पहली दफ़ा मैं फ़्लाइट पे बैठा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और पहली दफ़ा मैं फ़्लाइट से मूव कर रहा था। यहाँ आके 7 समुंदर पार 8,500 किलोमीटर दूर आ गए। तो यहाँ आके मैं यही सोच रहा था कि भाई पहला साल तो मेरा बहुत मुश्किल होने वाला है, मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, हो सकता है घर से भी पैसे मंगवाने पड़े। लेकिन उसके बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि कभी फुल टाइम जॉब नहीं खत्म हुई मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली जॉब छूटी, दूसरी मिल जाती, दूसरी छूटती है, मैं ही छोड़ता हूँ, ये नहीं कि वो निकाल
देते हैं, मुझे मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलती जाती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम करके आइए तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ऐसे ही। अच्छा फाद ये बताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सवाल ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी साइट्स या वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स मेंशन करें जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया यहाँ पे फुल टाइम जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में सिक्योर करने के लिए, या फिर आपने जो और जॉब्स करनी है तो उसके लिए कैसे अप्रोच किया जाए मार्केट को। पर्टिकुलरली अगर मैं और जॉब से रिलेटेड बात करूं तो आपके पास सीवी कुछ भी होनी चाहिए, आपने 1 to 1 वहाँ ऑन पर्सन जाना है और आपने सीवी ड्रॉप करके आनी है। वो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुला लेते हैं। मैंने यहाँ रिसेप्शनिस्ट के तौर पे भी जॉब की है, यहाँ मैंने वेयर हाउस में भी जॉब किया और मैं वहाँ खुद 1-on-1 गया था खासतौर पर होटल्स में सीवीज ड्रॉप करने के लिए। तो ये आप अपनी पहली स्ट्रेटजी रखें कि आपने पूरे प्राग में घूमना है, जहां भी आप जिस सिटी में भी जा रहे हैं, और आपने सीवीज 1-on-1 ड्रॉप करनी है। ये हो गया और जॉब्स का। अगर आप बात करें अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर जॉब की, तो मैंने पहले बिजनेस डेवलपमेंट भी की हुई है। यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में की हुई है 6-7 महीने। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदाजा है कि जॉब प्लेटफॉर्म बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम लिंक्डइन को अपनी नंबर 1 प्रेफरेंस रखे। दूसरी बात ग्लासडोर का किसी को मोस्टली नहीं पता, लेकिन ग्लासडोर पे बहुत अच्छी जॉब होती हैं। अगर आप ये 2 मेन प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, अगर आप 2 लोकल इनके प्लेटफॉर्म की बात करें वो jobs.cc हैं और दूसरा प्रासे.cc और यहाँ 2 मेन रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, जो एक ग्राफ्टन है और एक rentstart.com है। तो आप इन रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी कंटेक्ट रखें और अपने लिंक्डइन को, अपने ग्लासडोर को जितना टाइम दे सकते हैं वो दें, और अपनी सीवी जिस पे आपका 14 साल 16 साल का स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस है वो आप मेनली फोकस रखें और आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि आपकी सीवी रिक्रूटर तक भी पहुंच सके और आपके उनको शॉर्ट लिस्ट भी हो सके। ऐसे फाद आपके किसी और यूरोपियन कंट्री में जाने का हुआ अभी तक? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले 11 महीने से यहाँ हम कोशिश ही कर रहे हैं कुछ पैसे बच जाएं और वो हम कुछ घर में भी कुछ हेल्प आउट करते हैं। यहाँ भी फैमिली ऐसे ही है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से सॉर्ट डाउन हो चुका है, पहले दिन से ही है, लेकिन अब ज़्यादा कुछ हो चुका है। तो अब सोचें कि पोर्चुगल ज़रा हो जाए। मैं पर्सनली जो है वो यहाँ 2021 में मैं दिसंबर में आया था, तो यहाँ 10 दिन रुकने के बाद प्राग में मैं गया था फ्रांस पेरिस। मेरा वहाँ पे दोस्त है, तो मेरा फ्रांस को अगर मैं कंपेयर करूँ पेरिस को, तो बहुत बड़ा सिटी है, बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ मैंने देखी कि जो इलीगल रेफ्यूजीज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपकी लाइफ है वो बहुत फास्ट है। और अगर मैं वहाँ की लिविंग को कंपेयर करूँ तो वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, जो वहाँ के चेक्स, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट का लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम है, ठीक है। और वहाँ पे उसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर इससे भी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बर्लिन से, जर्मनी से, तो बर्लिन में 2 माह रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने जॉब शॉप भी की है। तो बर्लिन जो है वो बहुत प्यारा है, लेकिन चेक जो है वो उससे भी ज़्यादा प्यारा है। प्राग की अगर बात करें तो बर्लिन जो है वो बेसिकली उन्होंने उसको डेवलप किया है, लेकिन प्राग की जो एक माउंटेनियस और अप डाउन हिल्स हैं, इसका ये जो टोपोग्राफी है ये बहुत अपीलिंग है और ये टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी कंपेयर करें तो जर्मनी जाना बहुत मुश्किल है। जर्मनी के लिए 12,000 यूरो की जो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है वो हर बच्चा पूरी नहीं कर सकता। चेक में जो है वो आप 6 से 7 लाख रुपया, मैक्सिमम 10-12 लाख रुपया आप यहाँ लगा के पहुँच सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और अर्निंग्स की और एक्सपेंसेस की बात करें तो बर्लिन में आपको अकोमोडेशन 1 KK का अपार्टमेंट जो है वो 6 से 700 यूरो में मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो 400 से 500 यूरो में मिल जाएगा। अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, नॉट डॉम्स, मतलब छोटा अपार्टमेंट जो स्टूडियो टाइप अपार्टमेंट होता है। और अगर सैलरीज की बात करें तो वहाँ पे अगर सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पे जो फूड के एक्सपेंसेस हैं, जो टैक्सेशन है, वो ऑलमोस्ट इतनी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ओवरऑल डिफरेंस अगर कंपैरिजन किया जाए ना, तो वहाँ पे अगर आप मंथली फॉर एग्जांपल 1000 यूरो बचा रहे हैं तो यहाँ पे आप 600-700 यूरो बचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो फाद बहुत शुक्रिया। आई होप कि ऑडियंस ने भी आपकी वीडियो जो है वो सारी जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंजॉय किया होगा। आप लोग जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग जो है वो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के बैकग्राउंड से जो है वो है
वो अपनी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करके आए। जितना आप अपनी इंटर्नशिप को, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं करके आए। अपनी सीवी जो है उसको किस तरह से सेट करना है, कोशिश करें कि अपना जितना भी जॉब एक्सपीरियंस है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको एक पेज के ऊपर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट AI टूल्स यूज़ करती हैं, उसके अलावा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करने के लिए और अपना टाइम जो है वो बचाने के लिए, और ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए। कंसल्टेशन के लिए या पेड कंसल्टेंसी के लिए मत अप्रोच करें। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के जो है वो वीडियोस शूट करता हूँ, और मोर देन 160 वीडियोस जो है वो मेरे चैनल पे हैं। मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि अपने पैसे बचाएं और अपना प्रोसेस खुद करें। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। अब आप जो 1 लाख रुपया किसी को देंगे, वो 1 लाख रुपया अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप की मेहनत का जो है वो आप सेव कर सकते हैं। चेक का प्रोसेस बहुत ईजी है, थोड़ा सा लेंथी है, बिल्कुल। आपको सब्र करना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस से लेके यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढने से लेके वीज़ा अप्रूवल और आफ्टर वीज़ा अप्रूवल आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने होते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन माई चैनल। सो व्हाट आई ब्रिंग ऑन माई चैनल, यही कि आप लोगों को मैं जो है वो इस काबिल बनाऊँ कि आप अपना प्रोसेस खुद से कर सकें। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों के कोई कमेंट सवाल हैं तो कमेंट किया करें प्लीज़। मुझे ईमेल, अगर आपको चाहिए कंसल्टेंसी तो ईमेल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस मत किया करें, मैं रिप्लाई नहीं करता। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।